नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पहलगाम में हुए अटैक के बाद पूरा भारत इसी बात का इंतजार कर रहा है कि इस अटैक का बदला कब लिया जाएगा और ये बदला, ये पलटवार कैसा होगा, कितना घातक होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं। कारगिल वॉर के हीरो, टाइगर हिल के परमवीर योगेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र जी, जब बात पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की चल रही है तो आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता इस पर बात करने के लिए, क्योंकि आप तो पाकिस्तान को खुद मिट्टी में मिलाकर आए हैं। आपने तो उस अनुभव को जिया है। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बार फिर से ऐसा समय हमारे सामने है कि हम पर आतंकी हमला हुआ है और एक बार फिर से पूरा देश सरकार की तरफ देख रहा है कि साहब अब क्या होने वाला है, कब आप अपनी आर्मी को ऑर्डर देंगे, किस तरह से वो पलटवार होगा। और इस बार पाकिस्तान में जो वार हो वो सिर्फ आतंकियों पर ना हो, आतंकियों के अड्डों पर ना हो। इस बार जो बीमारी की असल जड़ है, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई जो इस आतंक को पनाह देती है, इन्हें ट्रेनिंग देती है, इन्हें पैसा देती है, इस बार इस बीमारी की जड़ पर ऐसा वार हो कि आतंक का समूल नाश हो जाए। बिल्कुल जो है अब की बार ऐसा ही होगा, क्योंकि ये एक आतंकवाद हमारे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक नाशूर बन गया और नाशूर को जड़ से ख़त्म करना हिंदुस्तान की फ़ौज को बखूबी आता है। इन्होंने अब की बार एक ऐसे मासूम निर्दोष लोगों को जो एक अपनी पिकनिक मनाने गए थे, एक वहाँ पर उन वादियों को घूमने के लिए गए थे, उन वादियों में इन्होंने ऐसे सॉफ्ट टारगेट ढूंढे जहां रिजॉर्ट था, होटल्स था, और उन निर्दोष लोगों को इन्होंने हत्या की है। तो ये हमारी भारत की आत्मा के ऊपर इन्होंने प्रहार किया है। और भारत की आत्मा के ऊपर प्रहार करना का मतलब कि ये जो आतंकी आका हैं इनका अब अंत आ चुका है। और इन आतंकी आकाओं को शरण देने वाले जो आईएसआई है, पाकिस्तान की फ़ौज है, उनको भी अब सबक सिखाना होगा। और इस सबक के लिए तैयारियां चल रही हैं और बहुत जल्द हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से आतंकवाद का हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की धरती से खात्मा कर दिया है। एक फौजी के जो जज्बात होते हैं वो अलग होते हैं, उसका जज्बा जो होता है वो भी अलग होता है। जब पहली बार आपने सुना कि निहत्ते निर्दोष 26 टूरिस्ट को उनका नाम पूछ पूछ कर गोली मार दी गई, सबसे पहला रिएक्शन आपका, सबसे पहली बात आपके जहन में क्या आई जब ये खबर आपने पहली बार सुनी? बिल्कुल बहुत दुख और दर्द हुआ और एकदम से गुस्सा आया कि इन्होंने इस तरह से इन लोगों को नाम पूछ करके गोली मारी है। आतंकवाद का कोई धर्म तो होता नहीं, लेकिन ये अब धर्म की लड़ाई में भी कूद पड़े हैं। इनकी एक स्ट्रेटजी हो गई है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का प्रतीक है पूरे विश्व के अंदर, उस एकता के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की है। लेकिन ये नापाक इरादे में ये कभी पाकिस्तान कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भारत, हिंदुस्तान, जब भी हमारे नागरिकों के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है, हर एक राजनीतिक, हर एक नागरिक एक साथ दुश्मनों के से बदला लेने के लिए एक मंच पर आकर के खड़े हो जाते हैं, एक तिरंगे के नीचे खड़े हो जाते हैं। और यही हमारे देश की ताकत है। और ये अब समय आ गया है कि हम जल्द से जल्द अब इनका खात्मा करें। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। मैं आपसे जानना चाहता हूं किस तरीके का पलटवार होना चाहिए। पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, पहले हमने एयर स्ट्राइक देखी, लेकिन हमने देखा ये पक्का इलाज नहीं है। कुछ आतंकियों के ठिकाने को जाकर उन्हें मार देना या कुछ आतंकियों के ठिकानों को परमानेंट ध्वस्त कर देना, इससे परमानेंट इलाज नहीं होगा। और बार बार ये हमें इसी तरीके के जख्म देते रहेंगे। और इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियन है वो बहुत बटे हुए हैं, बहुत अलग किस्म के हैं। क्या होना चाहिए जिससे ये बीमारी एक ही बार में और जड़ से? अखंड भारत का निर्माण। जब हमारा अखंड भारत होगा तो ना वो जमीन होगी, ना वहां पर टेररिस्ट होगा, वो पूरा भारत होगा। क्या आपको लगता है कि पीओ के लेने का ये सबसे सही समय है, उपयुक्त समय है? इतना कमजोर पाकिस्तान इससे पहले कभी नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब वो बौखलाया हुआ है, उसको मालूम है कि हम गलती पे गलती कर रहे हैं। और अब भारत की सेना, भारत की सरकार अब पीओके को नहीं छोड़ेगी
और पीओके भारत का एक अभिन्न अंग है और इसको तो अब लेने का वक्त आ गया है और इसको लेना ही चाहिए। आपको लगता है भारत पाकिस्तान की वैसे भी आर्मी की कोई तुलना है नहीं, लेकिन अगर तुलना फिर भी की जाए, इस समय सबसे कमजोर स्थिति में ये आर्मी नजर आती है क्योंकि देश ही अपनी इतनी कंगाली से जूझ रहा है। पाकिस्तान तो खुद आईएमएफ के दिए हुए पैसे पर चलता है। आज जो आर्मी की स्थिति है, कितने दिन तक जंग लड़ सकती है आर्मी? देखिए, ये अब वार के जो है एक नई दिशा होगी, एक नई वो हो गया है। वॉर करना आज अपने को भी नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है, और नुकसान भारत नहीं चाहेगा कि हम अपना नुकसान करें। हम ऐसा काम करेंगे कि हमारा सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे। हम जो उन्नति और प्रगति की राह पर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, तो हमारी इकोनॉमी को रोकने के ये अलग अलग तरीके हैं कि धर्म पूछ करके गोली मार देना, इस तरह के टेररिज्म और सारी घटनाओं को अंजाम दे देना, ताकि ये भारत की उन्नति प्रगति रुक जाए। भारत का जो 2047 का विकसित राष्ट्र बनने का जो सपना है, इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन भारत ना टूटेगा, ना झुकेगा, ना बिकेगा। भारत आंख लड़ा करके, आंख से आंख मिला करके दुश्मनों का खात्मा भी करेगा और आगे अपनी उन्नति और प्रगति भी करेगा। और इसके लिए सेना के पास तमाम जो साजो सामान है और सेना उसका पूरा इस्तेमाल करेगी और इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों का खात्मा भी करेगी। और वॉर अगर हुई तो ये 2 दिन की भी हो सकती है और कई महीनों की भी हो सकती है। आपका मानना है कि क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि साहब नहीं, ऑल आउट वॉर में मत जाइए आप, क्योंकि उनके पास तो गंवाने के लिए कुछ है नहीं, वो तो वैसे ही कंगाल हालत में, लेकिन नुकसान आपका ना हो जाए, इकोनॉमी आपकी कहीं बर्बाद ना हो, क्योंकि किसी भी देश का जंग में जाना उसकी इकोनॉमी को, उसकी जीडीपी ग्रोथ को सीधे 4-5 साल पीछे ले जाता है। हाँ, बिल्कुल ये सच है, क्योंकि एक दिन के युद्ध का जो खर्चा होता है वो कई वर्ष पीछे ले जाता है। अगर जितनी वॉर ज़्यादा खिंच जाती है, उतना ही देश पीछे पिछड़ता चला जाता है। आज हमें ज़रूरत है, जो दूसरे लोग उकसा रहे हैं वॉर के नियम, क्योंकि पाकिस्तान को तो उकसाया जा रहा है, क्योंकि वो उकसा रहे हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो अपने हथियार बेचना चाहते हैं कि दोनों देशों के अंदर एक युद्ध चलेगा, उनके हथियार बिकेंगे, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो हमें बहुत संयम के साथ में, बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बना करके हमें ये काम करना होगा और इस राह पर जाना होगा, ताकि हमारी उन्नति और प्रगति भी ना रुके, हम अपने दुश्मनों का विनाश भी कर सकें। आपने द रेजिस्टेंस फ्रंट, इस आतंकी संगठन के बारे में ज़रूर सुना होगा। लश्कर तैयबा से ये निकला आतंकी संगठन, सैफुल्लाह इसका चीफ है। ये कुछ समय पहले बयान दिया करता था कि साहब कश्मीर के मुद्दे को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे। ये पाकिस्तान की सरकार को कोसता था कि साहब आपने कश्मीर का मुद्दा ठंडा पड़ने दे दिया है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और उसके कुछ ही दिन बाद पहलगाम का अटैक होता है। लेकिन जैसे ही भारत सिंधु जल समझौता तोड़ता है, हम देखते हैं कि सैफुल्लाह जो है वो रो रहा है, और द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कह रहा है कि साहब हमारा संगठन तो इस आतंकी हमले के पीछे है ही नहीं, अभी तो भारत ने कोई बड़ा कदम उठाया ही नहीं, उससे पहले आतंकी रोने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो आका जो पाकिस्तान की सरजमी पे पनप रहे हैं, उनको जो है पनाह दे रखी है, वो पाकिस्तान की फ़ौज भी जानती है, उनकी सरकार भी जानती है, उनकी ISI भी जानती है, सब जानते हैं कि ये इन्हीं का करा हुआ है, और तभी तो वो बौखलाए हुए हैं। और जैसे जैसे भारत ने प्रतिबंध लगाने, भारत ने उनके ऊपर नकेल कसनी शुरू करी है, तो पाकिस्तान बिलबिला उठा है। और पाकिस्तान को ये आभास भी हो गया है कि कश्मीर की जो आम नागरिक थे, जो जिनके हाथों में पत्थर हुआ करते थे, आज वो आतंकवाद के विरोध में रोड पर निकल चुके हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है ये पत्थर और आतंकवाद हमारा विनाश का कारण है। अब हमें उन्नति और प्रगति से, हमें चैन से अपनी रोजी रोटी कमानी, अपनी ज़िंदगी को जीना है। तो अगर जीना है तो आतंकवाद को ख़त्म करना होगा, और इसीलिए आज कश्मीर ही के लोग ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान के साथ में वो खड़े हुए हैं, और आतंकवाद के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सब तैयार हैं। पाकिस्तान की आर्मी कायर है और आतंकियों के पीछे वो छुपती है। ये बात तो खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूल कर ली, ख्वाजा आसिफ। उन्होंने ब्रिटेन के एक मीडिया आउटलेट से इंटरव्यू में कहा कि हम तो 30 साल से आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं,
हम तो 30 साल से आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं, हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर ही हम तो ऐसा करते हैं। ये तो खुद रक्षा मंत्री ने कबूल किया। आप मानते हैं पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी इतनी कायर है जो सीधे जंग नहीं लड़ सकती है? ये आतंकियों के रास्ते से उनके कंधे पर बंदूक रखकर जंग लड़ना चाहते हैं। ये सच है, क्योंकि 1947 से 99 तक 4 बड़े युद्ध और कुछ ऑपरेशंस ऐसे हुए जिसमें पाकिस्तान की फौज को नाकामी हासिल हुई और वो बुरी तरह वो पराजित भी हुए, बहुत उनका नुकसान भी हुआ। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना से सामने से टक्कर कभी नहीं ले सकती है। फिर उन्होंने ये दूसरे रास्ते, जो टेररिज्म के रास्ते, ये अपनाए ताकि ये देश उन्नति ना कर पाए। जैसे हम कंगाल हैं, इनको कंगाल करने की चेष्टा करें ताकि ये आगे ना बढ़ जाएं। ये एशिया की सबसे बड़ी ताकत ये भारत ना बन जाए। तो इस ताकत को रोकने के लिए इस तरह की ये गतिविधियां करने लग रहे हैं, और लेकिन ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। और ये कभी भी ये नहीं कहते कि जो शुरुआत में कभी वो स्वीकार ही नहीं करते कि ये हमने किया है। ये तो इन्होंने कारगिल में भी स्वीकार नहीं किया था। मैं तभी ये जानना चाह रहा था, कारगिल में भी तो स्थिति यही थी। ये कहां स्वीकार करते थे? क्या कहते थे उस वक्त? उस समय भी ये कहते थे जी ये टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये हमारे वो फौजी है ही नहीं। जबकि भारत की फौज, आइडेंटिटी कार्ड, उनका पे बुक, उनका तमाम जो सरकारी डॉक्यूमेंट एक फौज के होते हैं वो सबको यूएन तक दिखा रहे, सब कुछ दिखा रहे, लेकिन वो अपने जवानों की बॉडियां लेने से भी इनकार कर रहा था वो पाकिस्तान। और पाकिस्तान का ये जो अभी चीफ है प्रेजेंट, इसने पिछले साल ये स्वयं कबूल किया कि कारगिल के अंदर हमारी फौज थी। तो ये 25 साल बाद जब इनको बहुत सारे तमाचे लगे तब जाकर के इन्होंने स्वीकार किया। तो ये पहलगाम की घटना को इतनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे। ये नहीं, आइडियोलॉजी है सर तन से जुदा वाली, लेकिन जब लड़ने की बात आती है तो डर जाते हैं, तब कायर निकल आते हैं, तब आर्मी सामने नहीं करते हैं, तब आतंकवादियों को आगे कर देते हैं। हाँ, तो क्योंकि इनकी आर्मी में लड़ने की ताकत नहीं है, तो इन्होंने उस आर्मी को बचाने के लिए आतंकवादियों को पैदा करना शुरू कर दिया, आतंकवादियों को आगे करना शुरू कर दिया। बोला आप लोग मरो, तो उनको लालच, आज के जो नौजवानों को बरगला रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको जिहाद की आग में झोंक रहे हैं। और इस तरह से वो नागरिक, वो नए लड़के जो 22 साल के, वो आतंकवादी बन करके एक मानवता के ऊपर, एक इंसानियत के ऊपर कहर बन करके टूट रहे हैं। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, उनकी एक चाल है, और इस चाल में वो पाकिस्तान स्वयं फंस चुका है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं, उनका बयान है कि ये साहब जो घोरी, गजनवी, ये सब जो मिसाइलें हैं परमाणु हथियारों वाली, ये हमने कोई चौक पर सजाने के लिए थोड़ी ना रखी हैं, तो सब भारत के लिए रखी हैं। भारत ने कोई कार्रवाई की तो ये 130 परमाणु हथियारों का मुंह सीधे भारत की तरफ मोड़ देंगे हम। ये गलत फहमी में जी रहे हैं। तो आपके पास जितनी भी जो है परमाणु आपके पास हथियार हैं, उससे कहीं ज़्यादा हिंदुस्तान के पास हैं। ठीक है, आपका एक परमाणु हथियार वहाँ से निकलने से पहले आपके सारे परमाणु हथियारों को हिंदुस्तान नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा। हिंदुस्तान, अगर आपने परमाणु की जो है धमकी दे रहे हो, तो हिंदुस्तान भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है। हमारा तो कुछ हिस्सा का नुकसान होगा, तुम्हारा तो इस नक्शे से पूरा नक्शा ही हट जाएगा, दुनिया के नक्शे से पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तान भी था। तो ऐसे उन निर्दोष लोगों को मारने की आप गलत फहमियां, गलत जो है बयानबाजी मत करो, मत उकसाइए। ये शेर हैं भारत के, इनको ज्यादा छेड़ने की कोशिश मत करना। आपने बिलावल भुट्टो का बयान भी सुना होगा। जैसे ही भारत ने कहा साहब सिंधु जल समझौता रोक रहे हैं, उसने कहा कि या तो सिंधु में पानी बहेगा हमारा, और या तो फिर भारत का खून बहेगा। ये इनका काम है बरगलाने का, इनका काम है बौखलाने, क्योंकि बौखलाहट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब पाकिस्तान के लोग जब सिंध नदी का समझौता ख़त्म हुआ, पानी के लिए तरस रहे हैं, कोई रोटी के लिए तरस रहा है, कोई पैसे के लिए तरस रहा है। तो अब इन नेताओं के पास, क्योंकि उन्होंने उनसे वोट भी तो लेना है, तो वो इस तरह से वो अपने उन नागरिकों को, बेकस नागरिकों को जो आश्वासन दे रहे हैं जी हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अरे इनके बस की कुछ करना नहीं है। ये ऐसे ही घर में बैठ करके पिटेंगे ये, और हिंदुस्तान पीटेगा इनको।
लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि उसे पता तो है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक वाली बात नहीं होगी इस बार जो होगा वो कुछ बड़ा होगा, और बड़ा इतना ज़्यादा होगा जो उनसे संभलेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, ये जानता है, पाकिस्तान जानता है कि जो हिंदुस्तान अपने निर्दोष लोगों की हत्या का बदला तो लेगा किस तरह से लेगा ये तो भारत डिसाइड करेगा, भारत की सेना डिसाइड करेगी। और लेकिन उसको ये मालूम है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। बहुत सारे देशों आपको लग रहा है पलटवार में जितनी ज्यादा देर हो रही है उतना ही खौफ में और घबराहट में पाकिस्तान ज्यादा आता जा रहा है, क्योंकि उससे समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं किस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है भारत, क्यों वक्त लग रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तो ये मानकर चल रहा था कि पता नहीं अब तो अगले 24 से 48 घंटे में कुछ बड़ा हो जाएगा। हाँ, खौफ में रखना बहुत ज़रूरी है, और हिंदुस्तान अपनी जो स्ट्रेटेजी अपना रहा है, इस स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान आधा से ज़्यादा, तो 50% से ज़्यादा तो वो हार चुका है, वो हार मान चुका है। और ये स्ट्रेटेजी हमें अपना करके और हमें और दुश्मन को कमज़ोर करना है, और जब जितना कमज़ोर होता जाएगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा, और हम आसानी से जो हम करना चाहते हैं वो आराम से कर पाएंगे। बहुत से लोगों का मानना है कि साहब मिलिट्री अटैक ही हर चीज़ नहीं होती है, कई बार ऐसे तरीकों से जंग लड़नी चाहिए कि बिना जंग लड़े ही आप जंग जीत जाओ, जिनमें से सिंधु जल समझौता तोड़ना इसी तरीके का एक काम है। अभी फिलहाल अचानक से पानी तो रोक नहीं सकता भारत, लेकिन हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा कि साहब अब डेटा नहीं देगा भारत पाकिस्तान को। सबसे पहला इमीडिएट कदम यह है कि पानी कब छोड़ा जा रहा है और पानी कब बंद किया जा रहा है, इसका कोई डेटा पाकिस्तान के पास होगा नहीं, तो अचानक से कभी पानी बंद हो जाएगा, अचानक से इतना पानी छूट जाएगा कि बाढ़ आ जाएगी। यह स्थिति भी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अपने आप में काफ़ी है, यह जंग से ज़्यादा नुकसान कर देगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई बार जो ना गोली फायर करके ही हमें जीत नहीं मिलती, कई बार हम बिना गोली फायर करे भी जीत दर्ज करा लेते हैं। अभी आपने जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो उस समय भी फ़ौज का पूरा मोबिलाइजेशन था, 1 साल तक हम बॉर्डरों पे थे। हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको न तो तनख्वाह मिल रही थी, ना उनको छुट्टी मिल रही थी, उनके देश के अंदर त्राहिमाम हो रहा था। तो वो जब सैनिकों का मनोबल ही टूट जाएगा तो वो क्या लड़ पाएंगे। तो ये भी एक इकोनॉमिक तौर के ऊपर उसको कमज़ोर कर देना, वहाँ के लोग भी स्वयं उस सरकार और फौज के खिलाफ लड़ने लगेंगे तो क्या होगा, तो वो अपने आप देश हार गया है, वो अपने से हार गया है। तो ये भी बहुत सारे तरीके हैं लड़ाई लड़ने के लिए, कोई फायर करके ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, बहुत सारे तरीक़ों से, और उसी के ऊपर भारत मंथन भी कर रहा है, भारत एक्शन भी कर रहा है, और जो भारत की आखिरी जो निर्णय होगा वो सेना उसको अंजाम देगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है साहब सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, एयर स्ट्राइक कर दीजिए, लेकिन आप जो कि पाकिस्तान को खुद धूल चटा चुके हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ किसी भी चीज़ को स्ट्रेटेजाइज करना, उसकी रणनीति बनाना जंग में जाने से पहले या कोई बड़ा कदम उठाने से पहले, ये कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को पता नहीं है कि आप कुछ करने वाले हैं, वो जानता है कि आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, कोई एक्शन तो आप लेंगे, यानी तैयारी तो वो भी कर रहा है। आपको अब 2 कदम आगे उससे, इसलिए स्ट्रेटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए ये हम ऐसे मुल्क के साथ में या ऐसे देश के साथ में उन लोगों के ऊपर प्रहार करने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसे तो है नहीं चुपचाप बैठे हुए जा करके हम मार करके वापस आ गए, उनका एक्शन के ऊपर रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन से निपटने के लिए भी हमारी तैयारी चल रही है, क्योंकि हमें अपना नुकसान को भी बचाना है और दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब देना है, उनको भी खात्मा करना है। तो ये बहुत बड़े स्तर के ऊपर इसका एक प्लान होगा, उसके बाद पूरा सब कुछ एक स्ट्रेटेज होगा, उसके बाद वो निर्णय लिया जाएगा और फिर निर्णय के बाद में वो एक्शन होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अभी गए जा करके गोली मार करके चारों को मार करके 4 गर्दन काट करके लेके आगे, नहीं, ये बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, बड़ा निर्णय जाता है, प्लान किया जाता है, उस प्लान के तहत ही फिर वो कार्रवाई होती है। पर आपको लगता है एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये धीरे धीरे धर्म युद्ध में तब्दील होता चला गया। आपने जैसा कि शुरुआत में कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म होता कि नाम और धर्म पूछ के मारा गया, और आप तो खुद कश्मीर में रहकर ये देख चुके हैं कि कश्मीर में स्थिति क्या रही है और क्या आज है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक एजेंडा है, ये भी एक एजेंडा है। ये पाकिस्तान का ही एक रचा हुआ एजेंडा है, क्योंकि वो जानता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर के राष्ट्र को प्रगति की तरफ लेकर के जा रहे हैं, बड़े शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण से वो रह रहे हैं।
तो ये राष्ट्र की ताकत है, इसको तोड़ा कैसे जाए। इसीलिए उन्होंने इन आतंकवादियों को ये पूरा प्लान बना करके कि भाई धर्म पूछ करके और नाम पूछ करके गोली मारना। अरे निर्दोष लोगों से तो कोई भी धर्म पूछ सकता है। अगर इतना ही जज्बा था तो किसी एक हिंदुस्तान के सैनिक से तुम धर्म पूछ करके देखना, तुम्हारी जबान खुलने से पहले तुम्हारे हलक में गोली आ जाती है। लेकिन आपको लगता है जम्मू कश्मीर के नेताओं की जुबान कम से कम इस बार बदली हुई है? चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, इस बार कह रहे हैं खुलकर कि कीजिए पाकिस्तान पर अटैक, आप, हम आपके साथ खड़े हैं। सर्वदलीय बैठक में हमने विपक्ष को देखा, विपक्ष भी कह रहा है कि साहब कीजिए अटैक, हम खड़े हैं साथ में आपके। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए ये हमारे राष्ट्र की और इस भारत की बड़ी ये एक हमारी वो एक ताकत रही है कि जब जब हमारे देश के ऊपर या हमारे देश के नागरिकों के ऊपर किसी ने इस तरह से हमला किया है, पूरा राष्ट्र की पूरी राजनीतिक दल सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद वही एक राष्ट्र की ताकत को दर्शाता है कि पूरा राष्ट्र 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ खड़े हैं दुश्मनों का बदला लेने के लिए। और ये सरकारों को भी निर्णय लेने में बड़ी आसानी होती है और ताकि वो एक ठोस और मजबूत कदम उठा सकें। तो कश्मीर के जो नेता हैं वो भी जानते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर एक टूरिस्ट पैलेस है, भारत धरती का स्वर्ग है। यहाँ पर लोगों का आना जाना, तो जो लोकल लोग हैं उनकी आय, इनकम, उनकी जिंदगी संवरना, ये जब शांति होगी तभी वहाँ पर ये संभव होगा। और आतंकवाद होगा तो जिस तरह से पहले वो छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेकर के भागते थे, पत्थर मारते थे, तो उससे उनकी लाइफ डिस्टर्ब, खत्म था उनका जीवन। तो सही जीवन जीने के लिए आतंकवाद का खात्मा ये इनके सब नेताओं को समझ में आ चुका है। एक आखिरी प्रश्न है, जिस तरह से मीटिंग्स का दौर चल रहा है, रक्षा मंत्री की सीडीएस के साथ मीटिंग, तीनों सेनाओं के चीफ के साथ मीटिंग, फिर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को जाकर मिल रहे हैं, पूरी रिपोर्ट दे दी गई है एक तरीके से। क्या ये माना जाए तैयारी पूरी है, किसी भी समय बहुत बड़ा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल जो है, देखिए ये जो तैयारियां चल रही हैं, तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा और ये सारी चीज़ें जो एक पूरे प्लान के तहत होगी। और जो फौज को जिस समय का जब का निर्णय जो वो दिया होगा, फौज उसी टाइम वो एक्शन करेगी। और जब पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भी इस चीज़ों को जान जाएगा कि भारत ने ये एक्शन लिया है और फौज ने ये काम किया है। योगेंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं जैसे कारगिल वॉर में टाइगर हिल पर आपने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया था, इस बार भारत ऐसा पलटवार करेगा कि वो आतंक का समूल नाश कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।